Hello friends, this is Jyoti Sukla. Welcome all in UP Triple SC video most important question series. So basically हमने 3 पार्ट जो है अभी तक कवर किया है। चौथा पार्ट में अभी हम हिंदी फिर से डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। बेसिकली मुझे पता है कि आप सबकी तैयारी हो चुकी है और अभी आप सिर्फ और सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं। तो अभी रिवीजन आप किस तरीके से करेंगे, यानी कि जो पिछले साल में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी को आपको साथ में रख करके उससे रिलेटेड चीज़ों को रिवाइज करना है, बार बार रिवाइज करना है। तो चलिए देखते हैं इसी टॉप 50 क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है, किसी पद उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं। देखो जैसे कि अभी हमने रेखा खींच दिया, इस रेखा को हम क्या बोलते हैं? तो इस रेखा को हम बोलते हैं अधोरेख चिन्ह। आप प्रश्नवाचक चिन्ह के बारे में जानते हैं, जब कभी भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस सेंटेंस के बाद में हम लगाते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। कोष्टक चिन्ह जो है वो हम ब्रैकेट में, इट मीन्स की आप जैसे कि उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ लिखनी होती है तो हम कोष्टक चिन्ह जो है वो लगाते हैं। तिर्यक चिन्ह जो है वो यहाँ पर यूज़ नहीं होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं दूसरा, उसने तो मेरी आंखें खोल दी। उसने तो मेरी आंखें खोल दी, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? कहते हैं ना कि अभी तक तो वो भ्रम में पड़ा हुआ था, अब जाकर के उसका भ्रम कहीं पर टूटा हुआ है, तो भ्रम अभी दूर हुआ है। तो ये हो जाएगा पहला, भ्रम को दूर करना। तीसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं, आग लगने पर कुआं खोदना। मतलब क्या है? पहले से वो क्लियर नहीं था, पहले क्या करना था उसको अभी तक नहीं पता था। जैसे ही जो है वो नज़दीक आ गया काम, तो अब उसकी आंखें खुल गई। तो क्या बोलेंगे? संकट के समय बचाव के लिए सोचना। जैसे कि सपोज किसी ने कुछ भी काम कराया है और उस समय उसने नहीं सोचा कि आगे हमें अगर ऐसी परेशानियां आने वाली हैं तो हम क्या करेंगे, ठीक है। लेकिन जब परेशानियां अचानक से आई तो फिर उसको समझ नहीं आया। तो यही है कि संकट के समय बचाव के लिए सोचना। चौथा है, पृथ्वी, ग्रहों, तारों आदि का स्थान वाक्यांश के लिए उचित शब्द। देखो ये पृथ्वी, ग्रह, तारा ये सब कहाँ पर आते हैं? समंदर में आते हैं? नहीं भाई, समंदर में कहाँ से ये सब आ जाएंगे? इतने बड़े बड़े तारे और ग्रह, बल्कि ग्रह पर ही समंदर होते हैं, तो ये तो हो नहीं सकता। अंतरिक्ष, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। धरती पर जो है विभिन्न तरीके के ग्रह तारे कहाँ से आ जाएंगे? धरती तो खुद ही एक ग्रह है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। विश्व में ये सभी नहीं आ पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं 5th नंबर क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से समानार्थी जोड़ी को स्पष्ट कीजिए। समानार्थी यानी कि जो है साइनोनाइम्स, तो पार्वती, महेश्वरी, बिल्कुल ये सही है। व्यवहारिक, अव्यवहारिक, ये तो अपोजिट हो गया, ठीक है, ये तो विलोम है। शेर, शेरनी, ये यहाँ पर क्या है? यहाँ पर तो लिंग ही चेंज कर दिया, यानी पुल्लिंग का कर दिया स्त्रीलिंग। लड़का, लड़की, यहाँ पर क्या कर दिया? वचन ही चेंज कर दिया। यहाँ पर वचन नहीं चेंज करना है, यहाँ पर तो समानार्थी। तो पहला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती? तो पूर्वी हिंदी, देख लो जयपुर जो है वो पश्चिम में है ना। आप अगर मैपिंग देखते हो तो सबसे पश्चिम में कौन सा राज्य है? अपने राजस्थान है, तो ये कहाँ से हो जाएगा? ये पश्चिम में है, तो पूछ कौन सा रहा है? पूर्वी हिंदी का क्षेत्र, तो जयपुरी नहीं होगा। अवधी, छत्तीसगढ़ी और बघेली जो है वो हो जाएगा। 7वें नंबर में आते हैं, हिंदी भाषा के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं है? देखो ध्यान देना कि कौन सा नहीं है। उत्तर प्रदेश भी है, बिहार भी है, झारखंड भी है। आल्दो महाराष्ट्र में भी हिंदी बोला जाता है, लेकिन वहाँ पर मराठी जो है वो ज़्यादा, वहाँ के अगर लोकल लोग की बात करेंगे या वहाँ के रहने वाले लोग जो रहते हैं वो मराठी बोलते हैं, ठीक है, तो ये महाराष्ट्र जो है वो नहीं है। आगे आ जाते हैं 8th नंबर, रामचरितमानस की रचयिता कौन है? देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तुलसीदास की सारी रचनाएं आपको एकदम रट जानी है, ठीक है, चाहे वो कवितावली हो, दोहावली हो, गीतावली हो, चाहे वो रामचरितमानस हो, चाहे बरवे रामायण हो, मतलब जितनी रचनाएं हैं ना वो रामलला, नेचू, वो सबको आपको रट जाना है। तो देखो रामचरितमानस के रचयिता कौन है? गोस्वामी तुलसीदास। सूरदास की भी रचनाएं याद रखना, सूरसागर, साहित्य लहरी, ठीक है, सुरसारावली, मीराबाई के जो दोहे वगैरह हैं में भी आपसे ऐसे दोहा दे करके पूछा सकता है। संत तुकाराम के बारे में भी आपको जानते रहना चाहिए। अंग्रेजी का हिंदी अनुवाद देखो यहाँ पर दिया हुआ है, डिजास्टर टू इन्वायरमेंट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा पर्यावरण को हानि पहुंचाना आज की बड़ी समस्या है। शिक्षा मनुष्य जीवन की नींव है, इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? एजुकेशन इज द फाउंडेशन ऑफ आवर लाइफ। नेक्स्ट आते हैं, अब देखो यहाँ पर ना पैसेज दिया हुआ है सॉरी पैसेज दिया हुआ है। हिंदी साहित्य इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है, आदिकाल, भक्तिकाल, ये सब। देखो अब पैसेज को पढ़ लेना है। पैसेज देखो इतना ज़्यादा इजी है ना कि बिना पैसेज देखे भी आप आंसर कर सकते हो। क्या कह रहा है? हिंदी साहित्य को कितने भागों में बांटा गया? तो 4 भागों में, देख रहे हो पैसेज में यहीं पर दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, सूरदास जी कौन से काल के संत कवि है? देखो पैसेज पढ़ने की एकदम जरूरत नहीं है। किस काल के कवि थे? तो ये भक्ति काल के कवि हैं, सबको रटा होना चाहिए। अब भक्ति काल के और कौन कौन से कवि हैं? जैसे भक्ति काल के हो गए कबीरदास जी हो जाते हैं, आपके सूरदास हो गए, और दूसरे आपके तुलसीदास जी हो गए, तो ये सभी, मीराबाई, ये सब भक्ति काल के कवि हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना सूरदास जी की नहीं है? सूरदास जी की रचना नहीं है। देखो सूर सारावली भी है, सूर सागर भी है, साहित्य लहरी भी है। रमैनी जो है वो नहीं है। रमैनी किसकी है? रमैनी जो है ये कबीर की है, ठीक है। आल्दो कबीर जी ने ना
कोई भी बुक वगैरह लिखा नहीं था, लेकिन उन्होंने जो गाया था, जो दोहे, मतलब वो तो एकदम मस्त मौला थे। वो जहाँ पर देखते थे, जैसा चीज़ें देखते थे, जो उन्हें अच्छा लगता था, बुरा लगता था, उसी पर बोल देते थे। तो उनके शिष्य उनके साथ में चलते थे और वही लिख लेते थे। उसी को कबीर ग्रंथावली में जो है वो कहा गया। आपसे पूछा सकता है कि कबीर ग्रंथावली किसने लिखी थी, तो वो भी कबीरदास जी ही होंगे। वैसे तो उन्होंने बोला था मस्त कागज छुइयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, मतलब मैंने तो कभी कागज को हाथ नहीं लगाया, न तो कलम पकड़ा, लेकिन यही है कि उन्होंने जो बोला था उसके उनके शिष्यों ने कर लिया, और उसी को साखी शबद रामायणी 3 पार्ट में बांटा गया है। नेक्स्ट है, सूरदास के पदों को कौन सा रस नहीं, सूरदास के पदों में कौन सा रस नहीं पाया जाता। तो सूरदास बहुत फेमस है कृष्ण भगवान की लीलाओं के लिए। कृष्ण भगवान की लीला है, मतलब श्रृंगार रस है उनके यहाँ, वात्सल्य रस है उनके यहाँ, शांत रस है उनके यहाँ, लेकिन भयानक रस तो नहीं है भाई। वो जो है गोपी, उद्धव, श्री कृष्ण भगवान, यही सब उनकी बाल लीलाओं का जो है बहुत ज़्यादा वर्णन करते हैं। तो ये आपका आधे अधूरे किस विधा की रचना है, तो आधे अधूरे जो है वो नाटक है। किसने लिखा है? नेक्स्ट टाइम आपसे ये भी पूछा सकता है कि ये बताओ, ये कोई जो है कोई रचना दे दिया और उसका नाम, उसके कवि या उसके लेखक का नाम, तो ये भी ध्यान रखना कि ये जो नाटक है ना आधे अधूरे, ये मोहन राकेश जी का है। मोहन राकेश बहुत ही मतलब बहुत जाने माने, बहुत ही प्रसिद्ध नाटककार हैं। उनका आपने नाटक पढ़ा होगा आषाढ़ का एक दिन, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, जयद्रथ बध किसकी रचना है? जयद्रथ बध जो है वो किसकी रचना है? तो ये मैथिली शरण गुप्त जी की। ये है क्या, ये कौन सी विधा है? तो ये जो है ये खंड काव्य है, ध्यान रखना, ये जो है ये खंड काव्य है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, वैसे जयद्रथ, ये मैथिली शरण गुप्त ने बहुत सारे खंड काव्य लिखे हैं। ठीक है, उनकी भारत भारती वो जो है महाकाव्य, वो आपको, या मतलब महाकाव्य तो नहीं लेकिन एक महाकाव्य की तरह है वो भारत भारती ना, मतलब अपने देश में जो है लोगों को जागरूक करने के लिए, मतलब जब अपने देश में ना स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी जा रही थी, उस समय ये भारत भारती, इनकी रचना जो है वो बहुत ही प्रसिद्धि उसे मिली थी और उसने लोगों को जगाने का काम किया था। नेक्स्ट आ जाते हैं, निम्नलिखित में से छायावादी रचनाकार कौन है? छायावादी तो सुमित्रानंदन पंत जी जो हैं। आपको छायावादी के बारे में 4 कवियों के नाम जो है हमेशा टिप्स पे आपके रहने चाहिए। कौन कौन? प्रसाद पंत, निराला वर्मा। प्रसाद मतलब जयशंकर प्रसाद, पंत यानी सुमित्रानंदन पंत, और निराला मतलब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और उसके बाद वर्मा यानी महादेवी वर्मा। ठीक है, तो ये सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभाजित किया गया है? तो ये 4 कालखंड में विभाजित किया गया है। मच्छरों के प्रकोप के संबंध में अगर शिकायत पत्र लिखने हैं, ठीक है, शिकायत के लिए आपको पत्र लिखनी है, तो आप किसको लिखेंगे? तो माननीय स्वास्थ्य अधिकारी को लिखेंगे। प्रधानमंत्री जी को लिख के क्या करेंगे? प्रधानमंत्री जी को, मतलब अब प्रधानमंत्री जी हर एक छोटे छोटे गाँव में जाकर के जो है वो काम कराएंगे? नहीं, हम वहाँ के स्थानीय जो अधिकारी होते हैं उनको हम पत्र लिखते हैं। ठीक है, प्रधानाध्यापक जी क्या ही कर लेंगे? माननीय शिक्षा अधिकारी भाई इतने छोटे लेवल पर आकर के वो कैसे काम कर पाएंगे? मान लो कर भी लें, लेकिन हम इतने ऊपर जब हमारे यहाँ अधिकारी हैं तो हम उनको लिखेंगे। नेक्स्ट है, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं, तो कौन सा है? वो है स्वर। ठीक है, तो वो ध्यान रखना, स्वर अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। ई च छ ज झ इया, ये सब किसके हैं? तालु। ठीक है, ये सब तालु में आते हैं, यानी तालव्य हैं। आपने पढ़ा होगा कि कंठ तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ है, क वर्ग, च वर्ग, प वर्ग, तो यहाँ देख रहे हो च वर्ग है जो कि तालव्य होता है, तो तालव्य सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं, एक से अधिक जो वर्ण होते हैं उनको मेल होता है, वो होता है आपका व्यंजन। संधि, स्वर संधि की पहचानिए, तो स्वर संधि इसमें पुस्तकालय में है। क्या होगा? इसको अगर विच्छेद करें तो ये हो जाएगा पुस्तक प्लस आलय, पुस्तक प्लस आलय। ठीक है, तो ध्यान देना, ये हो जाएगा पुस्तक प्लस आलय। बाकी सदगति और दिग्दर्शन और उज्ज्वल ये सब नहीं है। अच्छा, इनका विच्छेद भी आप जानते रहना। उज्ज्वल में उत धन ज्वल होगा, दिग्दर्शन में दिक धन दर्शन होगा, सदगति में सद धन गति होगा। ठीक है, तो ये सब भी आप याद रखना। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, मुंबई में गगनचुंबी इमारतें बहुत हैं। गगनचुंबी, अब ये गगनचुंबी में कौन सा समास है? देखो, गगनचुंबी मतलब गगन को चूमने वाली, गगन को, और को आ रहा है ना, को जो है वो आपका तत्पुरुष समास जो है वो दिखाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। देखो यहाँ पर ना जो है प्रिंटिंग में थोड़ी सी मिस्टेक है। यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ था, अप लिखा था और अप के नीचे डैश दिया है, और उसके बाद मतलब अपशब्द तो लिखा है, अपशब्द एक में ही है, सॉरी अपशब्द जो है एक में ही है, लेकिन अप के नीचे जो है वो अंडरलाइन है। तो अप के नीचे अगर अंडरलाइन है तो ये आपका हो जाएगा क्या? अप, यानी कि स्टार्टिंग में जो लगता है उसको हम बोलते हैं उपसर्ग। ठीक है, अगर वहीं पर शब्द में होता तो वो प्रत्यय हो जाता, तो ये उपसर्ग हो जाएगा। वैसे अगर अपशब्द में करना होगा तब वो विशेषण होगा, लेकिन सिर्फ अप में अगर लगा होगा, अप में सिर्फ लगा है तो वो आपका उपसर्ग होगा। अफसोस मैं नहीं जा सका,
यहाँ पर देख रहे हो ना, शोक प्रदर्शित कर रहा है, तो ये शोक सूचक वाक्य है। नेक्स्ट आ जाते हैं निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द पहचानिए। कोयल, कुकुर, लाख, भीतर। तो कुकुर जो है ये आपका तत्सम शब्द है। कोयल का आप जानते हो कुक्कू होता है, लाख का लक्ष्य होता है और भीतर का अभ्यंतर होता है। नेक्स्ट आते हैं तद्भव शब्द को पहचानिए। आलस, आलस जो है ये तद्भव है। कुष्ठ जो है ये तत्सम है। अंधकार भी तत्सम है। उल्लास भी आपका तत्सम है। नेक्स्ट है अर्ध तत्सम शब्द। अर्ध देख रहे हो, तत्सम तद्भव से 3 क्वेश्चन देख लिया आपने, तो तत्सम तद्भव की थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको करके जानी है। रात्रि, रात्रि जो है ये तो आपका तत्सम है, लेकिन पूछ क्या रहा है, ये तो पूछ रहा है अर्ध तत्सम। हाँ, दई जो है ये अर्ध तत्सम है। दई का मतलब क्या होता है, दई का अर्थ क्या होता है, दई का अर्थ होता है देवता, ठीक है, तो ये जो है अर्ध तत्सम है। बच्चा ये तो तद्भव है, हो गया, और तद्भव पूछा नहीं है। और कान जो है ये भी तद्भव है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 30 नंबर में, निम्नलिखित में से विदेशी शब्द देख लो। ग्लास, इतना इजी क्वेश्चन। ग्लास ऐसे ही इंग्लिश में लिखा जाता है GLASS, ग्लास। अचल यानी स्थिर, आश्चर्य, छाता, ये सब आपके नहीं होंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं निम्नलिखित विशेषणों में संज्ञा को पहचानिए। अब संज्ञा में अनुशासन जो है ये आपका संज्ञा हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं 32 में, आपकी सब राह देख रहे हैं। आप लिखा है ना, आप जो है ये आपका दिखा रहा है निजवाचक सर्वनाम, ठीक है, जहाँ स्वयं के लिए लगे, स्वयं हो, खुद हो, ठीक है, आप हो, ये सब जो होंगे वो निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निम्नलिखित में से विशेषण को पहचानिए। विशेषण, अब देखो नैतिक कहते हैं ना, हमें नैतिक बनना चाहिए, या नैतिकता सबसे बड़ी चीज़ होती है, ठीक है, तो ये जो है वे विशेषण है। उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है। लिखने की विशेषता बता रहा है धीरे धीरे, यानी कि ये क्या हो गया, क्रिया विशेषण हो गया। नेक्स्ट आते हैं, वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है। तो ये जो है लेकिन जो है ये आपका हो जाएगा अव्यय, ठीक है, जो कि कभी व्यय ना हो। अव्यय का मतलब जो व्यय ना हो। रविवार है वह घर पर ही रहेगा। ही पर देखो अंडरलाइन है, ही मतलब ये जो है ये निपात दिखा रहा है। निपात का अर्थ क्या होता है, निपात का मतलब जहाँ पर जोर दे करके बोला जाए। कैसे बोलोगे, रविवार है पर वह घर पर ही है, वह घर पर ही है, घर पर ही रहेगा, ठीक है, ये ही रहे, या फिर और भी कोई वर्ड, मतलब बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिन्हें अगर वो लग जाता है तो वहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा बल दिया जाता है, या थोड़ा सा ज़्यादा रुक करके बोला जाता है। आकाश में चंद्रमा चमक रहा है। अब देखो कह रहा है कि आकाश का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो व्योम है, गगन भी है, नभ भी है, लेकिन रसाल जो है ये आम का है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है संतोष महाधन। संतोष का विलोम क्या होगा, तो संतोष का असंतोष होगा। बहुत ही ज़्यादा ईजी है। युग्म शब्द की कौन सी जोड़ी सही है, तो युग्म देखो, न्याय का अन्याय ये तो हो गया अपोजिट, धरा का हो गया पृथ्वी, ये हो गया समानार्थी, ये हो गया समानार्थी, और ये हो गया विलोम, और अचल अचला ये है विभिन्न, मतलब अचल जो होगा वो स्थिर होगा, और अचला का मतलब पृथ्वी हो जाएगा। मान अपमान ये भी जो है विलोम है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा ना वो अचल अचला होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बाकी 3 ऑप्शन में या तो विलोम दिया है या समानार्थी दिया है, लेकिन जो सी ऑप्शन है उसमें दोनों वर्ड जो है वो अलग अलग हैं। अचल का मतलब हो गया स्थिर, कांस्टेंट, और अचला का मतलब हो गया पृथ्वी। तो ये वाला क्वेश्चन ना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था। अगर आपने ध्यान नहीं दिया था तो मे भी आप विलोम वाला लगा देते या फिर आप समानार्थी वाला लगा देते। नेक्स्ट आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पर, दूसरों की बातों में दखल देना एक ही शब्द है, यानी हस्तक्षेप करना। कहते हैं ना भाई तुम हस्तक्षेप मत करो, तुम इंटरफेयर ना करो। मुंबई के निकट पूना है, निकट पूना है, यहाँ पर मतलब मुंबई और पूना के बीच में क्या बता रहा है, संबंध बता रहा है, ये संबंध सूचक शब्द है। नेक्स्ट है माता पिता अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, तो यहाँ पर के लिए है ना, ये परसर्ग है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। लता का लताएं सही है, घोड़ा घोड़े सही है, किताब किताबें सही है, सखी का सखियाँ, सखियाँ तो होगा लेकिन बड़ी ई नहीं रहेगा बल्कि छोटी ई रहेगा। यहाँ पर सखियाँ में जो था वो छोटी ई रहना चाहिए था, इसलिए ये गलत है और इसलिए ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 44 नंबर, जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, तो कर्म के अनुसार ना, तो कर्मवाच्य हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है भविष्य काल को पहचानिए, तो जहाँ पर गागी आते हैं, मैं कल घूमने जाऊंगी, आपने पढ़ा होगा फ्यूचर टेंस के बारे में। मध्यम पुरुष तू का बहुवचन तू का हो जाएगा, तुम लोग, ठीक है, बहुत ही ईजी। जिस वाक्य में इसलिए और क्योंकि लेकिन परंतु आदि समुच्चय बोधक शब्द जुड़ते हैं उस वाक्य को क्या कहते हैं, तो ये जो है ये संयुक्त वाक्य कहलाता है। 48 नंबर में आ जाते हैं, बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार बताइए। ये किस तरह का वाक्य है, क्या ये प्रश्नवाचक है, बिल्कुल नहीं, ये है विधानवाचक, मतलब कि अफर्मेटिव सेंटेंस है। तुमको मुझे पढ़ाना है, अशुद्ध वाक्य को पहचानिए, तुमको मुझे पढ़ाना है, तुमको नहीं होगा बल्कि आपको मुझे पढ़ाना है, ये तुमको जो है वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है मुझे बाहर जाना है, रेखांकित चिन्ह है,
देखो यहाँ पर ना, यहाँ पर डैश है, ये इसमें थोड़ा सा मिस प्रिंट है के बाद जो पूर्ण विराम है इसी के नीचे जो है वो अंडरलाइन था, तो ये है, ये जो है ये पूर्ण विराम है। तो यहाँ पर हमने 50 क्वेश्चन बहुत ही कम समय में डिस्कस करने की कोशिश की है। हमें पता है कि आपके लिए इसमें समय नहीं है, आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन पर फोकस कर रहे हो। तो चलिए मिलते हैं किसी नए जीएस या फिर करंट अफेयर के किसी नए वीडियो में, और बहुत ही अच्छे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।